तो आज आज हमारा टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड। ठीक है, तो आज थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा होगा आज के क्लास करते हैं। तो बेसिकली जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड में है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, कुछ सरफेस टेंशन है, प्रेशर है और विस्कोसिटी है। ये तीन मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं। और क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ये सब चीज़ें भी हैं। और उसके बाद सॉलिड में है उसकी इलास्टिसिटी। जो एक और इस सेक्शन में है थर्मल प्रॉपर्टीज। तो थर्मल प्रॉपर्टीज जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो दूसरे सर हैं वो डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के साथ। तो पहले तो प्रेशर है। प्रेशर किसी भी सरफेस पे कोई भी अगर प्रेशर है, मान लो यहाँ पे ये सरफेस है और ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये एंगल है थीटा और ये सरफेस का एरिया है ए। तो जो प्रेशर होगा दैट इज परपेंडिकुलर एफ कॉस थीटा, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया। तो प्रेशर जनरेट करता है कौन सा, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि सरफेस के पैरेलल है। तो प्रेशर इनटू एरिया अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट जो है जानते हो। ऑल्दो क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्रेशर स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा नोन होती है कि किस डायरेक्शन में होती है, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। प्रेशर जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड कंप्रेसिव इन नेचर। ये जो है कंप्रेसिव नेचर का होता है, किसी भी सरफेस को कंप्रेस करता है। तो अब लिक्विड में जो प्रेशर का वेरिएशन होता है कि लिक्विड में यहाँ से लिक्विड का हमने सेक्शन लिया, सपोज करो कि ये प्रेशर क्यों जनरेट होगा लिक्विड में, तो लिक्विड में जो प्रेशर होगा लिक्विड के वेट के वजह से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। तो प्रेशर के मैकेनिज्म होता है, एक तो वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वेट की वजह से, दूसरा कोलिजन की वजह से। कोलिजन की वजह से जैसे मान लो एक कंटेनर में लिक्विड है और दूसरे कंटेनर में गैस है। यहाँ पे जो है लिक्विड है और दूसरे कंटेनर में गैस है। तो गैस का वेट जो है वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट यहाँ पे गैसेस भी प्रेशर जनरेट करते हैं। तो उसका रीजन है कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, कोलिजन की वजह से मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज की वजह से फोर्स एक्ट करता है और फोर्स की वजह से प्रेशर होता है। तो एक तो मैकेनिज्म है हमारा, प्रेशर इज जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन, और यह है प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड। तो मेजर जो लिक्विड है, लिक्विड में कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेटिंग है, वो है वेट। गैसेस में कौन सा मैकेनिज्म डोमिनेटिंग है, कोलिजन। वेट कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जो वेट की वजह से हम इक्वेशन, जैसे यहाँ पे हमने एक लिक्विड लिया है और इस उस लिक्विड की को देखते हैं इससे ऐसे। तो मान लो टॉप से कुछ प्रेशर ऐड कर रहा है P1 × A, बॉटम से कोई प्रेशर ऐड कर रहा है P2 × A। तो जो टॉप और बॉटम से प्रेशर है, मान लिया हमने प्रेशर डिफरेंट है, प्रेशर अगर डिफरेंट है तो इसके मैकेनिज्म से ये जो है इसका वेट है mg होगा, mg। तो जो नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में है, ये लिक्विड का एलिमेंट इक्विलिब्रियम में लिखेंगे, और जो mg है, m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो h × A इज द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो जाएगा इसका मास। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है वो हो जाएगा P2 - P1 इज इक्वल टू h रो इंटू जी। तो जैसे इस इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे है फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। तो H डेप्थ बिलो अगर हम जाएंगे, H डेप्थ बिलो जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, प्रेशर इंक्रीज होगा, P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो इंटू जी। कोई कहेगा कि भाई प्रेशर वर्सेस H का ग्राफ ड्रॉ कर दो, तो हाइट नीचे जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। इसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक इक्वेशन। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या है, ये प्रेशर वर्सेस हाइट का अगर ग्राफ, हाइट हाइट ने इस सेंस में है कि बिलो द सरफेस है ना, ये जो है बिलो द सरफेस है। तो जो इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और ये स्लोप इसकी पॉजिटिव है। तो यहाँ से ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से अगर स्लोप हम देखेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू रो इंटू जी। तो tan थीटा इज इक्वल टू रो इंटू जी।
तो कई बार हमें लाइन गिवन होता है, उस लाइन से हमें डेंसिटी वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं कि ऐसा प्रेशर वर्सेस डेप्थ का ग्राफ तुम्हें ऐसा गिवन है और ये दे दिया कि ये 60 डिग्री है, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे tan 60 लिख लोगे, √3 इज इक्वल टू डेंसिटी फाइंड करना है इंटू 10, तो रो की जो वैल्यू हो जाएगी √3 डिवाइडेड बाई 10 kg पर मीटर क्यूब। प्रेशर की एसआई यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो प्रेशर प्रेशर जैसे मान लो अब ये मैनोमेट्रिक इक्वेशन है, सपोज करो कि हम यहाँ पे, अब प्रेशर केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट। तो एक क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं कि ये जैसे मान लो कि एक ट्यूब है और इस ट्यूब में ट्यूब जो है वो इंक्लाइंड है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये ट्यूब यहाँ से क्लोज्ड है और ये जो है ओपन टू एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे एक लिक्विड 1 है, ये जो है लिक्विड 1 है जिसकी डेंसिटी है ρ1, और बीच में गैस ट्रैप्ड है, यहाँ पे जो है गैस ट्रैप्ड है, और ये है लिक्विड 2, लिक्विड 2 जिसकी डेंसिटी मान लिया कि इसकी डेंसिटी ρ3 है और गैस की डेंसिटी जो है वो ρ2 है। ये लेंथ L है, सारे इंक्लिनेशन थीटा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो है ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ से ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रेशर एट A, व्हाट इज द प्रेशर एट B एंड व्हाट इज द प्रेशर एट C। ये तीनों फाइंड करना है। तो यही मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। इसमें सबसे खास बात क्या है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट। प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ वर्टिकल हाइट। तो क्या हो जाएगा ए का प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी। एच क्या होगा भैया, L1 साइन थीटा L1 कॉस थीटा, L साइन थीटा L कॉस थीटा। ये वर्टिकल हाइट चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा P0 प्लस L साइन थीटा इंटू ρ1 इंटू जी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंफ्यूजिंग पॉइंट, कि क्या प्रेशर ए और बी का डिफरेंट होगा, ए और बी का प्रेशर डिफरेंट होगा। तो हाँ, डिफरेंट होगा ए या बी का प्रेशर, नहीं। प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि अभी बताया कि क्या गैसेस में प्रेशर हाइट के साथ चेंज होता है, नहीं। तो यहाँ पे गैसेस में प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होगा, प्रेशर यहाँ पे सेम होगा, तो जो ए का प्रेशर होगा वही बी का प्रेशर होगा। प्रेशर एट सी, तो प्रेशर एट सी हम लिख सकते हैं प्रेशर एट बी, जो भी बी का प्रेशर है, और बी का प्रेशर वही ए का प्रेशर है, डिवाइडेड बाई ये एल साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल हाइट इंटू ρ3 इंटू जी। तो इसमें पहला पॉइंट भी इंक्लूड हुआ कि गैसेस में प्रेशर हाइट से इंडिपेंडेंट है, और फिर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वर्टिकल हाइट से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अब सेम अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ से देखते हैं, फ्लूइड जो है एक्सेलरेटेड है, अगर फ्लूइड ये था रेस्ट में था, स्टैटिक था, अगर एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड फ्लूइड है, एक्सेलरेटेड फ्लूइड है मतलब मान लो कि कंटेनर का ये एक्सेलरेशन है, कंटेनर को एक्सेलरेट कराया गया है, तो एक्सेलरेटेड फ्लूइड क्या फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर आएगा, नहीं, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर नहीं आएगा। फ्लूइड डायनेमिक्स हम किसको बोलते हैं, व्हेन फ्लूइड इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, कंटेनर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई बॉटल है और उस बॉटल में वाटर है और ये जो है कार एक्सेलेट हो रही है, तो मान लिया कि हम ये एक्सेलेटेड कंटेनर डिनोट करते हैं, तो इसमें से क्या बता सकते हो कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा, ए या बी। अगर कंटेनर का एक्सेलेरेशन गिवन है 1 और 2 में से कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा, कोई भी आंसर। तो तो इसमें एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन देखना, जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि अगर हम ये कंटेनर कंसीडर करते हैं और इस कंटेनर में ये लिक्विड है जो कि पहले हॉरिजॉन्टल था, और यहाँ से हम एक एलिमेंट लेते हैं और यहाँ से मान लिया ये P1 एक्ट कर रहा है, यहाँ से जो है P2 एक्ट कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका A है और लेंथ इसकी L है, और अगर ये एक्सेलेरेट हो रहा है टूवर्ड्स राइट, तो जो एक्सेलरेशन हम पुट करेंगे यहाँ पे,
तो अगर यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे कि नेट, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये एक्सेलेरेट हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हो जाएगा राइट की तरफ है, तो ये होगा P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए इज इक्वल टू रो एल, L इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इज द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू एक्सलेशन ए, तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखोगे कि P1 इज इक्वल टू P2 प्लस एल रो ए, एल रो ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसके अपोजिट में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। तो अब प्रेशर ज्यादा है तो ये लेवल हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो प्रेशर को बैलेंस करने के लिए लिक्विड क्या करता है, यहाँ से राइज करता है, लिक्विड राइज करता है। ठीक है, तो इस साइड कितना लिक्विड राइज करेगा, इस साइड कितना लिक्विड राइज करेगा, उसके लिए हमारे पास डेरिवेशन है, क्योंकि मान लो कि 2 लीटर या 10 लीटर यहाँ पे लिक्विड है, तो टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा जब तक कि वाटर वहां से स्पिल ना करे। तो अगर इनिशियल हाइट h है और ये जो लिक्विड कंटेनर की राइज है वो कंटेनर की राइज h1 है और ये जो मिनिमम वाली है ये h2 है, तो जो हमारा इक्वेशन होगा कि h1 एरिया इक्वेट करके हम फाइंड कर सकते हैं, h1 प्लस h2 बाई 2 इज इक्वल टू h। तो एक ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम जो राइज होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि एक्सेलेरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सेलेरेशन किधर होगा, जिधर एक्सेलेरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो यहाँ जाएंगे तो उसी साइड प्रेशर उसी साइड में जो है ये राइज करेगा, तो यहाँ से राइज से ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, किधर एक्सेलेरेट हो रहा है राइट की तरफ, तो लेफ्ट में लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सरफेस इंक्लाइंड होगा, जो सरफेस का इंक्लिनेशन है, सरफेस का इंक्लिनेशन हो जाएगा tan थीटा, ये जो tan थीटा है ये हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से जो है इसका जो भी रिजल्टेंट होगा, कि एक तो अगर हम कोई वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसके ऊपर एक्सलेटेड है, तो ये इसके ऊपर स्यूडो फोर्स एक एक्ट कर रहा होगा m इंटू ए, और एक एक्ट कर रहा होगा mg। तो लिक्विड के सरफेस के रेस्पेक्ट में जो भी फोर्स होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि अगर सरफेस के पैरेलल फोर्स आएगा तो लिक्विड जो है फ्लो कर जाएगा, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स का फोर्स है रिजल्टेंट। तो यहाँ से हम देखेंगे ये थीटा है और ये वर्टिकल है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, तो जो हमारा फ्री सरफेस का इंक्लिनेशन आता है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। तो अगर जनरल हम कंबाइन करेंगे कि ये कंटेनर है और ये कंटेनर दोनों ही डायरेक्शन में एक्सलेटेड है, ये कंटेनर दोनों डायरेक्शन में एक्सलेटेड है, वर्टिकल भी एक्सलेटेड है A1 से और डाउनवर्ड भी एक्सलेटेड है A2 से, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये थीटा, यहाँ पे ये क्या था डाउनवर्ड एक्सलेशन जी, तो हम ऐसे लिख लेंगे जो tan थीटा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन डिवाइडेड बाई वर्टिकल एक्सलेशन A1 A2 प्लस जी, A2 प्लस जी। अगर ये कंटेनर डाउन आएगा, कंटेनर डाउन आएगा तो डाउन आएगा तो क्या हो जाएगा, ये कंटेनर अगर डाउनवर्ड आएगा तो ये टर्म को हम A1 को ये सॉरी A2 नहीं है, ये है A1, A2 को माइनस कर देंगे, एक्सीलरेशन को नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये है, अब इसमें आइसोबैरिक सरफेस होता है, आइसोबैरिक सरफेस मतलब वो सारे पॉइंट्स जिनके की प्रेशर सेम है। तो यहाँ पे जो है अगर मान लो कंटेनर इक्विलिब्रियम में है, केवल रिमेनिंग है, तो आइसोबैरिक सरफेस हॉरिजॉन्टल है। आइसोबैरिक सरफेस का मतलब क्या, आप सरफेस पे यहाँ से देखेंगे तो इस पे क्या है, प्रेशर हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो फिर कहाँ पे नेक्स्ट प्रेशर सेम होगा, तो ये जो लाइन आ जाएगी, क्योंकि लिक्विड एक्सेलेटेड है, तो ये जो लाइंस है इनको बोलते हैं आइसोबैरिक लाइंस। तो अगर केवल वर्टिकल में एक्सेलेरेशन है तो वर्टिकल में एक्सेलेरेशन जो है हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, सरफेस फ्री सरफेस के शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर ये एक्सेलेरेट कर रहा है तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी होगा। तो ये एक्सेलेटेड लिक्विड में हम बोल सकते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारा मैनोमीटर है और मैनोमीटर में हम लिखना चाहते हैं, ये मैनोमीटर में डिफरेंट ऐसे गिवन है, तो ओपन ओपन यूट्यूब, ये है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर का पर्पस क्या है, यूट्यूब मैनोमीटर का पर्पस ये है कि हम प्रेशर मेजर करते हैं,
कौन सा प्रेशर? दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, और एक होता है गेज प्रेशर। तो व्हाट इज द गेज प्रेशर? द गेज प्रेशर इज द एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, कितना एक्सेस प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो अगर कभी भी हमें एक्सेस प्रेशर फाइंड, एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है तो उसमें एटमॉस्फेयर ऐड कर देंगे। तो ये मान लिया कि दो लिक्विड हैं, दो लिक्विड हैं यहाँ से, और दोनों के जो है लेवल्स डिफरेंट हैं इस यू ट्यूब मैनोमीटर में। तो हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। ये मान लिया ये लिक्विड 1 है और इसकी जो हाइट है h1। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन हम एक में लिख लेंगे, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे जो है सेकेंड लिक्विड है, सेकेंड लिक्विड की डेंसिटी जो है ρ2 है और इसकी डेंसिटी ρ1 है। तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर क्या है? सेम। प्रेशर सेम है, तो यहां से अगर हम प्रेशर लिखें और इस साइड से प्रेशर लिखें, दोनों सेम आएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस h1 ρ1 g इज इक्वल टू पी नॉट प्लस h2 ρ2 g। किस साइड का h1 ρ1 g का जो कॉलम है वो h2 ρ2 g के कॉलम के इक्वल है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा कि h1 बाई h2 इज इक्वल टू ρ2 बाई ρ1। h1 बाई h2 इज इक्वल टू ρ2 बाई ρ1, मतलब जो हाइट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो बोल सकते हैं। जिस जो लाइटर लिक्विड होगा उसमें कॉलम ज्यादा जाएगा, जो हैवियर लिक्विड होगा वो नीचे आएगा। तो इस तरीके से दो लिक्विड, तीन लिक्विड अगर कुछ भी हैं तो हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है इसका, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि अब लिक्विड कंटेनर का शेप अगर ऐसे चेंज होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के ये कंटेनर्स हैं, तो इस कंटेनर में अगर हम किसी गिवन हाइट तक की लिक्विड फिल करते हैं, किसी हाइट तक, सेम हाइट तक लिक्विड फिल करते हैं, तो किस केस में बॉटम के ऊपर फोर्स ज्यादा होगा? अगर इनका एरिया सेम है सबका, हर कंटेनर का एरिया सेम है, एरिया अगर सेम है तो किस केस में, किस केस में फोर्स ज्यादा होगा बॉटम पे? ये कोई बता सकता है आंसर? किस केस में फोर्स एट द बॉटम अप्लाइड बाय लिक्विड इज सेम, मैक्सिमम? किस केस में भी सेम होगा सब कंटेनर में। फोर्स सेम होगा तो फिर, लेकिन जो ये क्या ये समझ में आ रहा है कि अगर मान लिया कि इसमें 1 kg लिक्विड होगा तो यहाँ पे कुछ 0.8 kg लिक्विड होगा और यहाँ पे कुछ 1.4 kg लिक्विड होगा, ऐसा रफली? इससे तो ज्यादा होगा। तो ये जो हैवी लिक्विड है इसको बैलेंस कौन कर रहा है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फोर्स, तो फोर्स के लिए हमें स्ट्रिक्टली क्या फॉलो करना है? फोर्स के लिए स्ट्रिक्टली हमें प्रेशर इनटू एरिया ही देखना है। तो अगर हाइट सेम है तो प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है तो फोर्स सेम है, तो बॉटम पे जो फोर्सेस होंगे वो तीनों के इक्वल ही होंगे, F1 F2 F3 सेम होंगे। तो ये एक्सेस वेट ऑफ लिक्विड कौन मैनेज कर रहा है? एक्सेस वेट ऑफ लिक्विड इज मैनेज्ड बाय द वॉल ऑफ कंटेनर, कि जो कंटेनर का वॉल है वो एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहा है। और लिक्विड कभी भी फोर्स अप्लाई करता है किधर? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कोई भी सरफेस जैसे है, मान लो यहाँ पे हमने एक प्लेट हमने ऐसे रखा तो इस प्लेट के ऊपर फोर्स ऐसे ऐड कर रहा है और जहां जहां लिक्विड कांटेक्ट में होगा वहां वहां होगा। अगर ये प्लेट हमने टिल्ट कर दिया तो फोर्स क्या होगा? ये जो है फोर्स, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड कंप्रेसिव इन नेचर, कंप्रेसिव इन नेचर, परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड कंप्रेसिव इन नेचर, कंप्रेसिव इन नेचर। तो यहाँ से जो वॉल है ये वॉल फोर्स अप्लाई कर रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये वॉल सपोर्ट में है। मतलब एक्स्ट्रा लिक्विड देंगे तो वो लोड कौन लेगा? बेस नहीं ले रहा है, वो साइड वाले वॉल ले रहे हैं। अब यहाँ पे कम लिक्विड है फिर भी बॉटम पे फोर्स सेम है, तो वो एक तो लिक्विड का वेट तो है ही है 0.8 kg का जो भी वेट होगा, प्लस ये वॉल भी इस लिक्विड को पुश कर रहा है, क्योंकि लिक्विड पुश करेगा वॉल को तो वॉल भी पुश करेगा। तो इस फ्लूइड के ऊपर ऐसे फोर्स ऐड कर रहा है और इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये वर्टिकल वाला जो है नेट फोर्स को बैलेंस कर लेगा।
तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट लेके आ सकते हैं। तो बस ध्यान रखना है कि प्रेशर हम सिर्फ फाइंड करेंगे, हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है। मान लो हम दो लिक्विड लेते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इमिसिबल लिक्विड्स हैं, और ये फील्ड है। मान लो ये कंटेनर है और ये कंटेनर में लिक्विड फील्ड है, इसकी डेंसिटी जो है रो है और इसकी डेंसिटी जो है 2 रो है। और इसका जो बेस है, ये मानना है कि जो बेस ऑफ द कंटेनर इज स्क्वायर, बेस ऑफ द कंटेनर इज स्क्वायर। ऐसा मान सकते हैं कि ए डायमेंशन स्क्वायर बेस है ए, और ये हाइट भी ए है, ये भी ए। तो व्हाट इज द प्रेशर, फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम। तो बॉटम के ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो अब इसके हर पॉइंट पे प्रेशर क्या है, हर पॉइंट पे प्रेशर है सेम, हर पॉइंट पे प्रेशर है सेम। तो प्रेशर सेम है तो क्या कर देंगे, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस ए रो जी प्लस 2 रो में मूव करेंगे 2 रो ए इंटू जी, दिस प्रेशर इंटू एरिया, ये हो जाएगा फोर्स। अब कोई पूछेगा व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द साइड वॉल, साइड वॉल। तो साइड वॉल के ऊपर फोर्स क्या होगा, तो साइड वॉल के ऊपर तो वेरिएबल है कि अगर हम ये साइड वॉल देखते हैं तो यहाँ पे तो प्रेशर कम है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा तो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा, सडनली यहाँ से 2 रो की डेंसिटी आ जाएगी तो यहाँ प्रेशर और कुछ इंक्रीज होने लगेगा। ऐसे मतलब ऐसे टाइप का और ऐसे टाइप की एक लाइन हमें मिल सकती है। तो ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए हम फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, वेरिएबल के लिए फोर्स हमको इंटीग्रेट करके फाइंड करना होगा। बट एक हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर कभी भी किसी भी मोमेंट पे कोई क्वांटिटी का लीनियर वेरिएशन हो। लीनियर वेरिएशन क्या होता है, लीनियर वेरिएशन मतलब जैसे लीनियर इक्वेशन पी नॉट प्लस एच रो जी क्या है, तो यहाँ एच वेरी कर रहा है, हाइट या डेप्थ वेरी कर रही है, तो ये क्या है, लीनियर वेरिएशन है। तो लीनियर वेरिएशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है और यहाँ पे प्रेशर अगर P3 है, तो किसी भी गिवन सरफेस पे फोर्स फाइंड करने के लिए हम हमेशा कर सकते हैं कि थ्रस्ट फोर्स हम उसको बोलते हैं, कि फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड इज इक्वल टू थ्रस्ट फोर्स। वो हो जाएगा एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। तो एरिया जो है, इसके हाइट तो है ए और इधर इधर भी है, ये जो है ना ये कंटेनर है इधर भी, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो पी एवरेज इनटू ए स्क्वायर। तो नेट फोर्स इस वर्टिकल वॉल पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अगर हम निकालेंगे तो हर सारे जो है पुल ही कर रहे हैं, तो जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा इसका एवरेज प्रेशर, मतलब P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस इस सरफेस पे लिक्विड चेंज होगा तो वहां पे हम चेंज कर देंगे। तो इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, टॉप पे प्रेशर प्लस बॉटम पे प्रेशर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया। अब एवरेज प्रेशर निकाल सकते हो, टॉप पे प्रेशर P1 इज व्हाट, P नॉट, बॉटम पे प्रेशर क्या है, P नॉट प्लस ए रो जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। फिर सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में P2 प्लस P3, P2 प्लस P3 क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस ए रो जी टॉप पे, सेकंड लिक्विड के टॉप पे प्रेशर, तो वो हो गया P नॉट प्लस ए रो जी। और फिर हम इसको पुट कर देंगे P नॉट प्लस ए रो जी और प्लस सेकंड के लिए P नॉट बॉटम मोस्ट पे P नॉट प्लस ए रो जी प्लस 2 ए रो जी, तो ये हो जाएगा 3 ए रो इंटू जी, दिस प्रेशर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स फाइंड करने के लिए ये तरीका है। अब जैसे मान लो कि कोई भी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ये तो हमने वॉल पे फोर्स अप्लाई कर दिया, कोई सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है उस पे भी लिक्विड एक फोर्स अप्लाई करता है, कोई सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी लिक्विड फोर्स अप्लाई करता है, और वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स होता है बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स जो है, बॉयंट फोर्स इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द whenever a solid is immersed in a liquid will apply the pressure normally at every point of the solid. So this net force due to the pressure, जो प्रेशर इनटू एरिया है उसी का रिजल्टेंट है बॉयंट फोर्स। किसके लिए, सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड से सराउंडेड है, जैसे मान लो
कि ये लिक्विड है, ये ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है, और ये मान लिया कि ब्लॉक है, ये ब्लॉक कंप्लीटली ऐसे सबमर्ज्ड है, और ये किसी हाइट पे है, ये किसी डेप्थ पे है, ऐसा है ना, D1। तो जो बॉयंट फोर्स होगा, बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स तो हम अपवर्ड दिखाते हैं, बट उसका रीजन है क्यों दिखाते हैं कि यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया का फोर्स होगा, यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया का फोर्स होगा, यहाँ प्रेशर इंटू एरिया का फोर्स होगा, यहाँ प्रेशर इंटू एरिया का फोर्स होगा, सारे फोर्स का रिजल्टेंट ही क्या होगा, बॉयंट फोर्स होगा। तो यहाँ पे जो है मान लिया F1 है, यहाँ पे भी F2 है, यहाँ पे F3 है, और ये जो F4 है, तो हम ये बता सकते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर। तो अगर प्रेशर सेम होगा तो फोर्स क्या होगा, सेम हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू F3, F2 इज इक्वल टू F3, क्योंकि सेम है। अब कौन सा फोर्स ज्यादा है इसमें, बताओ, क्या F3 ज्यादा होगा, हाँ भाई, नीचे प्रेशर जाएंगे तो ज्यादा ही होगा। तो जो नेट फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स जाएंगे तो वो आ जाएगा F3 माइनस F1, यही होगा। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन टॉप मोस्ट फेस, तो वो हो जाएगा डाउनवर्ड। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड एट बॉटम मोस्ट फेस, अपवर्ड। हम बॉइंट फोर्स इज व्हाट, बॉइंट फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स वो F3 माइनस F1, और ये जो बॉइंट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, F बॉइंट फोर्स जो है वो हो जाएगा वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू रो लिक्विड इनटू जी, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू रो लिक्विड इनटू जी, जितना सबमर्ज वॉल्यूम है। तो अब इसमें खास बात ये बता दूं कि क्या ये बॉइंट फोर्स डेप्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, ये यहाँ पे रहे या इसको थोड़ा सा और नीचे ले आए, क्या उसके ऊपर चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ, डेप्थ से तो इंडिपेंडेंट है। अगर हम सॉलिड को रोटेट कर दिए तो क्या बॉइंट फोर्स चेंज होगा, बॉइंट फोर्स चेंज नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन से भी इंडिपेंडेंट है। क्या ये सॉलिड की डेंसिटी से कोई मतलब है, सॉलिड की डेंसिटी से तो मतलब ही नहीं है, किसकी डेंसिटी चाहिए, लिक्विड की डेंसिटी चाहिए। तो या तो ये आयरन का पीस हो या वुड का पीस हो, सबके ऊपर सेम बॉइंट फोर्स एक्ट करेगा अगर सबमर्ज्ड वॉल्यूम सेम है। तो ये हो जाएगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम सेम है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये कहाँ पे एक्ट करता है, ये हमेशा एक्ट करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्रस्ट फोर्स। अब इसमें से क्विकली मैं अगर फोर्स एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मान लो 3 लिक्विड्स हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ऐसा है, ये 3 लिक्विड्स है ना, इसकी डेंसिटी जो है वो है ρ1, इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी जो डेंसिटी है वो है ρ2, ये है ρ3। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 1, डायरेक्शन बताना है, या मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो, जीरो है या नॉन जीरो। फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 1, फोर्स बाय 1, फोर्स बाय 2, एंड फोर्स बाय लिक्विड 3। फोर्स बाय लिक्विड 3, सोच के बताओ भाई। डायरेक्शन ही बताओ एटलीस्ट,
अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे बताओ कि 1 किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, 2 किस डायरेक्शन में और 3 किस डायरेक्शन में। सर 3 डाउनवर्ड भी करे, अपवर्ड भी। 3 डाउनवर्ड भी अपवर्ड भी। सर डाउनवर्ड उस कंटेनर पे और अपवर्ड ब्लॉक पे। ब्लॉक पे ही बताना है, ब्लॉक पे बताना है कि लिक्विड 1 किस डायरेक्शन में, 2 किस डायरेक्शन में, 3 किस डायरेक्शन में। और 40 मिनट। देखो पहला तो ये है कि अगर कोई ये पूछता है व्हाट इज द फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड 2 ऑन 1, वो होगा 0। फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 2 ऑन 1 इज 0। ये 0 है क्योंकि यहां से प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। तो लिक्विड 2 इसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, नेट फोर्स। ठीक है। 1 कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? 1 यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला बचेगा। तो 1 का फोर्स है डाउनवर्ड, 2 का फोर्स है 0 और 3 का फोर्स है अपवर्ड। तो कई लोग ऐसा डाउट होगा सर ये तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड वाला तो हमें करना चाहिए था ना। फोर्स अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा तो वो स्पेसिफिक फोर्स हम बताएंगे 0। बट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें इक्वेशन लिखना होगा। तो ये जो V1 अगर लिक्विड 1 में सबमर्ज्ड है तो वो बॉयंट फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे B1। इसके वजह से जो बॉयंट फोर्स हम लेंगे वो हो जाएगा B2 और इसके वजह से बॉयंट फोर्स जो हम लेंगे B3। कहोगे ये तो फोर्स 0 है तो फिर B2 क्यों आ रहा है? B2 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर होने की वजह से यहाँ का प्रेशर चेंज हो जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ पे सिर्फ ये लिक्विड 3 होता, अब उसके ऊपर एक और लिक्विड डाल दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ का प्रेशर चेंज हो जाएगा। पहले पी नॉट था, अभी पी नॉट प्लस दिस लिक्विड है। तो जब यहाँ का प्रेशर चेंज हो जाएगा तो यहाँ से फोर्स नीचे से उतना फोर्स चेंज हो जाएगा। तो वो फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं देख के। तो वो आता है इतना ही कि जितना लिक्विड 2 में सबमर्ज्ड है। और 3 का भी जो है अपवर्ड आएगा तो हम लिखेंगे कि B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू इसका जो mg होगा, और B1 इज इक्वल टू व्हाट, V1 रो 1 इंटू जी प्लस हो जाएगा V2 रो 2 इंटू जी प्लस V3 रो 3 इंटू जी इज इक्वल टू mg। ये हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इससे आता है हमारे पास फ्रैक्शन सबमर्ज्ड। फ्रैक्शन सबमर्ज्ड मतलब ये लिक्विड है, ये कोई क्यूब है, कोई सॉलिड जो है सबमर्ज्ड है इसमें। तो इतना पोर्शन, ये वॉल्यूम जितना टोटल का कितना वॉल्यूम, कितना परसेंटेज, तो ये हो जाएगा यहाँ से कि ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड है पी एस इंटू रो इंटू जी, और इधर से तो एक्ट कर रहा होगा इस पे एम जी। तो बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू एम जी, इसको बैलेंस कर देंगे, बॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू एम जी। तो क्या आ जाएगा कि बी हो जाएगा वॉल्यूम सबमर्ज्ड रो लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम रो सॉलिड इंटू जी, फ्रैक्शन सबमर्ज्ड इज इक्वल टू व्हाट, सबमर्ज्ड फ्रैक्शन वी एस बाई वी, हो जाएगा रो एस बाई रो एल। सॉलिड की डेंसिटी मतलब अगर ये है फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, मतलब अगर हेवी है बहुत ही ज्यादा, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीटली सिंक हो जाएगा, वो फ्लोट नहीं करेगा। तो ये हम इसे देख सकते हैं कि अगर ओएस ज्यादा है, जैसे मान लो आयरन का पीस है, आयरन का पीस की जो डेंसिटी है दैट डेंसिटी इज इक्वल टू 13 स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, रो डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या इस पे रिलेटिव डेंसिटी जो है 13 है आयरन की, तो वो सिंक हो जाएगा। वाटर की जो है 0.5 है, मान लो किसी वुड की जो है डेंसिटी है 0.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो एस डिवाइडेड बाई रो एल इज इक्वल टू 0.5। तो फ्रैक्शन सबमर्ज कितना आ जाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1। तो इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन 0.5 मतलब आधा वो पानी में रहेगा, आधा बाहर रहेगा, 50% विल बी सबमर्ज्ड। अगर फ्रैक्शन 1 से ज्यादा होता है तो 100% सबमर्ज्ड। जैसे आइस की जो डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.9,
तो आइस कितना सबमर्ज रहेगा 90%, और कितना जो है बाहर रहेगा तो वो हो जाएगा 10%। तो 90% और 10% ये लॉजिक होगा। अब एक जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसे कि ये वाटर है, किसी को याद है इसका आंसर कि अगर मान लो ये वाटर है और इसमें लिक्विड का लेवल है H, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये आइस है, अगर ये आइस मेल्ट होता है व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन H? H के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? कोई आंसर नहीं? आइस, डिक्रीज होगा। हाँ ये सोचना है कि आइस अगर मेल्ट होता है तो लेवल में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे? ऐसे अभी देखो, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, नहीं फिर ये देखो हमने क्या किया कि ऐसे अगर आइस ऐसे ही निकालते हैं तो एज इट इज इतनी वैकेंसी है, और फिर आइस मेल्ट होता है, आइस के मेल्ट होने के बाद जितना वॉल्यूम बनेगा, अगर वो वॉल्यूम इसके बराबर है तो क्या लेवल में कोई